नमस्कार विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद सीधे इस तरीके से आपसे रूबरू हो रहे हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक ऐसे भयावह महामारी से जूझ रही है जिससे सब कोई लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है। तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर हर सेक्टर को पड़ा है, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई अन्य सेक्टर हो। तो इसलिए आपकी क्लास में भी बाधाएं हुई, और ये बाधा इसलिए हुई क्योंकि परीक्षा भी आपकी बाधा के बलि चढ़ गई। आप जानते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो 31 मई को होने वाली थी। ठीक है, 31 मई को होने वाली थी। 2020 में जो प्रारंभिक परीक्षा आईएएस की होनी है वो 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना और उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो है यूपीएससी ने इस डेट को आगे बढ़ाया। और आप सबको पता होगा, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सब ध्यान भी देते होंगे, तो ये डेट जो है 4 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। यूपीएससी ने निर्धारित किया है कि वो 4 अक्टूबर को 2020 के लिए प्रारंभिक परीक्षा लेगी। तो आज से हम किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, पढ़ने की रणनीति क्या हो, कितना समय हमारे पास है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, और उन विषयों में कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जिनको हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि ये प्रारंभिक परीक्षा हम पास कर लें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, हेडिंग बना के एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो आइए, ये हमारी पहली क्लास है जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा पीटी को लेकर के कि जो है 4 अक्टूबर तक हमारे पास कितना समय है और उसमें हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। एक दो चीज़ और है कि आपको अगर ये लगता है कि आज आपको जो है आप अपेयर होने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए और अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं किया है, कोई पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन ही नहीं है। क्वालिफिकेशन है, आपने जो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको जो है आपने क्राइटेरिया को पार कर लिया है, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं। लेकिन तैयारी आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं की थी, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी दिन से, उनको तो पता है, लेकिन जो आज पहली बार इसको देख रहे हैं और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था या नहीं अप्लाई किया है, नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, जिनको ये लगता है कि अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी उनकी पढ़ाई इतनी नहीं हुई है कि वो इस परीक्षा को देने के योग्य हैं, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो 1 घंटे की ये क्लास आपकी होने वाली है, इसमें आपकी ये मानसिकता जरूर बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी ये बताऊंगा कि प्री कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए पढ़ना कैसे है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो अभी समय है, लगभग 4 महीने के आसपास जो आपके पास टाइम है, उसमें पढ़ करके भी आप आईएएस प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं और निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं कुछ आईएएस टॉपर की एग्जाम्पल भी लूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने कितने कम समय में आईएएस प्री को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो वो सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत शुरू करते हैं, एक एक चीज को हेडिंग बना के हम समझते हुए चलेंगे। तो 4 अक्टूबर को जो है आपका परीक्षा होना है, ठीक है। और आज अभी जो डेट है वो 14 जून है, यानी कि 14 जून है जब आप ये क्लास देख रहे हैं। हो सकता है क्लास आपको कल मिले, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 14 जून को, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम बचा, पहले हम टाइम देख लेते हैं, उसके बाद में हम पीटी की रणनीति पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता हो कितना समय बचा है हमारे पास। तो अगर 4 अक्टूबर को परीक्षा यूपीएससी ले लेती है तो आपके पास कितना समय है। तो जून के महीने में ही आपको करीब 16 दिन मिल जाएंगे, ठीक है। 16 दिन आपके पास जून के महीने में भी है। उसके बाद में जुलाई के महीने में पूरा महीना आपके पास है, जुलाई का पूरा महीना आपके पास है, ठीक है। तो 31 दिन आपको जुलाई में मिल जाएंगे। उसके बाद में अगस्त में आपको 30 दिन मिल जाएंगे। फिर पूरा सितंबर आपको मिलेगा जो 31 दिन का होगा। और उसके बाद में अक्टूबर में 3 तारीख तक आपके पास टाइम रहेगा, 4 को आपको पेपर देना है, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब 111 दिन है जो आपको इस परीक्षा के लिए अब मिलने वाला है।
अगर आज से आप फॉलो कर रहे हैं हमारे इस क्लास को, तब की बात बता रहा हूं। और इस पूरे जो है कार्यकाल में, पूरे जो ये जो पूरा समय है, जो टाइम पीरियड है, इसमें निश्चित तौर पर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, तैयारी के दौरान बड़ा प्रचलन में रहता है, क्रैश कोर्स, जिसे क्रैश कोर्स कहा जाता है। इसे आप एक क्रैश कोर्स समझ लीजिए। क्रैश कोर्स का कोई अलग से कोई कोर्स नहीं होता है। जब परीक्षाएं नजदीक होती हैं तो पढ़ाई के ड्यूरेशन को बढ़ाया जाता है और जो महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं विषयों के, उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इन दोनों के समीकरण को ही क्रैश कोर्स कहा जाता है। तो ये जो पूरा 4 महीने का हमारा सेगमेंट है, ये क्रैश कोर्स है। किसके लिए? पीटी 2020 के लिए, प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। इसमें सारे विषय जो अभी तक पढ़ाया गया है हमारे इस चैनल पर, वो भी, और जो नहीं पढ़ाया गया है वो भी, हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और निश्चित तौर पर आप 3 अक्टूबर को यह महसूस करेंगे, जब परीक्षा हाल में आपको अगले दिन जाना होगा, कि हमारी स्थिति कम से कम ये है कि हम जा करके वहां पर फाइट जरूर करेंगे। और सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई लोग लगातार इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे पूछते हैं कि आपका ये जो कोर्स है इसके क्या चार्जेस हैं, फीस क्या है। तो आप एक बार बताएं कि यार ये पूरा फ्री है, और आप एकदम अगर आज से लगते हो तो आपको ये मानिए, जैसा कि सर बता रहे हैं कि 111 दिनों के आसपास बचा हुआ है, तो यार आज से अगर लगते हो, और ये कहीं आपको कोई फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है, आपको इजीली इसके पीडीएफ जो है, इसके रिगार्डिंग जो नोट्स होंगे वो आपको हमारी वेबसाइट www.onlyupsc.in पर इजीली अवेलेबल होंगे। वहां विजिट करिए, अच्छे मटेरियल मिलेंगे। ये जो 111 दिनों के पढ़ाए गए जो सेगमेंट होंगे, उनके जो मटेरियल है वो भी वहां आपको इजीली अवेलेबल होंगे। ठीक है सर। तो ये जो अभी आपको अचानक से आवाज़ मिली, हमारे सहयोगी हैं जो आपको बहुत सारे क्लास भी जो है पीछे से देते रहते हैं कैमरे के। इनके माध्यम से ही बहुत सारा काम यहाँ पर हो पाता है। तो इन्होंने बताया आपको कि हम सारे नोट्स आपको देंगे। चूंकि सिर्फ क्लास पढ़ लेने से नैया पार नहीं होगी, उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास लें, उसके बाद में आपको नोट्स भी मिल जाए। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। अब उसके बाद में हम आते हैं, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि पूरा हेडिंग बना करके समझेंगे कि पूरा मामला है क्या। ठीक है, और डिस्कस ये भी करेंगे कि किसको परीक्षा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, अगर देना है तो कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए, यूपीएससी अधिकारी बनाने के लिए इंसान को खोजती है, तो आपको उसके साइकी को समझना होगा कि वो चाहती क्या है। अगर उसको एक क्लर्क बनाना होता, या उसको कोई ऐसा काम करवाना होता जहां पर बहुत सारा डेटा की जरूरत है, या बहुत सारे ऐसे चीज की जरूरत है जिसमें बहुत सारा इफर्ट की जरूरत है, तो यूपीएससी कभी इस प्रकार की परीक्षा नहीं लेती। यूपीएससी के पैटर्न को समझने के लिए यूपीएससी के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। यूपीएससी चाहती क्या है आपसे। क्या किसी डीएम को यह जानने की जरूरत है कि अकबर के बाबा का क्या नाम था? क्या जरूरत है? लेकिन डीएम को यह जानने की जरूरत जरूर है कि अकबर ने जब कोई समस्या उसके सामने खड़ी हुई तो किस प्रकार के नीतिगत फैसले लिए। तो यूपीएससी आपसे इस प्रकार के सवाल इसीलिए पूछती है कि आपको जो पुरानी चीज है या जो कंटेम्परेरी चीज है, उन दोनों को मिला करके कैसे आप एक कंक्लूजन निकालते हैं और एक कंक्रीट फैसला लेते हैं जिससे आपका व्यवस्था चलता है। तो यूपीएससी सवाल भी उसी तरीके से पूछती है। तो पूरी तैयारी आपको उसी तरीके से करना है। और आप यकीन मान लीजिए कि यूपीएससी जितना सरल परीक्षा कोई नहीं है। हो सकता है कि आपको हमारी ये बात बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हो कि ऐसे ही, लेकिन सच है। जब आप उसके ट्रेंड को समझ लेंगे तो यूपीएससी कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई मंगल ग्रह से आएगा पीके जैसा इंसान वो क्रैक करेगा। नहीं, आप लोगों के बीच में, क्योंकि यूपीएससी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहती है जो इस समाज को चलाए। इस समाज को वही चला पाएगा जो इस समाज के बीच में रहता है। तो आप भी बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे, इस क्रैश कोर्स को, निश्चित तौर पर 4 अक्टूबर को जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आप फाइटिंग मोड में होंगे। ऐसा
सर ये भी बताएं कि बहुत से लोग यार इस एग्जाम को लेकर कि यार इसके नेचर को समझना नहीं चाहते कि यूपीएससी चाहता क्या है। आप जिस दिन ये जान लोगे कि यार यूपीएससी हमसे क्या चाह रहा है, उनकी डिमांड क्या है, उस दिन सबसे पहला जो टारगेट आपका है वो पूरा हो जाएगा। तो भैया आप यूपीएससी के डिमांड को समझो। डिमांड का मतलब उन्होंने साफ साफ अपने सिलेबस में अपने डिमांड को रखा है कि भैया मेरी ये डिमांड है और इसके रिगार्डिंग आपको अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है। तो भैया डिमांड जो है वो यूपीएससी का सिलेबस है। यदि आप सिलेबस को दिल से लगाते हो, दिल से याद करते हो, देखो भैया अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, कहीं नोट्स उठा लिया, कहीं आज मॉडर्न इंडिया पढ़ने लगे, तो कहीं आज ज्योग्राफी स्टार्ट कर लिया, कहीं एनसीईआरटी को कवर कर रहे हो, तो नहीं होगा, फिर बेकार है, छोड़ दो, फिर आज ही से यहाँ से सरेंडर कर दो, नहीं होगा आपसे। अगर आपने करना है, आपने क्लियर करना है एग्जाम, तो भैया सिलेबस को साथ लेकर चलना होगा। यही डिमांड है यूपीएससी के, एक एक लाइन को वो समझिए। अच्छा, हम अगर टारगेट बनाते हैं कि यार मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमें पहले तय होता है ना कि भैया हम यहाँ से पहले या फिर फ्लाइट से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे, जो भी माध्यम होता है, तो आपने पूरा टारगेट सेट कर लेते हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया हम घर से निकलते हैं, कोई है, हमारी कोई भी एम नहीं है कि हम पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहां भी आप कोई भी, ये बहुत ही सरल, मतलब बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं आपके, हमारे जो डेली लाइफ के हैं। तो भैया इस बिहाफ पे आप नॉर्मल तरीके से यूपीएससी के सिलेबस को एक बार देखो, ठीक है, सिलेबस को याद करो। और ऐसे हवाबाजी में अगर तैयारी करना है तो भैया नहीं होगा। जिन्होंने सिलेबस को दिल से लगा लिया, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने फुलफिल किया यूपीएससी के जो डिमांड है, तो भैया तैयारी बहुत इजी हो जाती है। और कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए है जो यूपीएससी के सिलेबस को नहीं देख रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है यार कि यूपीएससी की जो जेन्युइन तैयारी करने वाले बंदे हैं, वो यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने जो है तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भैया सिलेबस को देखो, इसको देखे बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए सर। तो पीटी 2020 ये इसको समझना है, क्योंकि किसी युद्ध में जाने से पहले उसकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस युद्ध में फाइट कर पाते। देखो, जीतना और हारना ये दोनों तब होता है जब आप अच्छे से फाइट करें। अगर आपने पहले से हाथ खड़े कर लिए तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल उसमें थे ही नहीं। तो जरूरी है कि आप उसमें हों, तो उसके लिए आपको पूरा जो है मामला समझना पड़ेगा। पीटी 2020 जो कि 4 अक्टूबर तक अभी डेट डिसाइड है। अगर सब कुछ देश में सही रहा तो 4 अक्टूबर को परीक्षा होगी। अब इसमें हम कुछ सेगमेंट बना लेते हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला सवाल जो एस्पायरेंट के दिमाग में होता है कि परीक्षा दें या ना दें, परीक्षा दें या ना दें। तो जो पहला सवाल दिमाग में होता है कि परीक्षा दें या ना दें, यह सवाल क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बताता हूं। यूपीएससी में जितने फॉर्म पड़ते हैं उससे मान के चलिए कि आधा, मतलब अगर 100 फॉर्म पड़े हुए हैं तो 50 या 60 बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने जाते हैं प्री का, ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि यूपीएससी जो है हमारे देश में एक ऐसी नौकरी है जिसको लेकर के एक समाज में अलग ही एक मेंटालिटी लोगों की होती है। कई जगहों पर यूपी बिहार में तो यूपीएससी के एडमिट कार्ड को देख करके उनके दहेज तय होते हैं। तो इसलिए यूपीएससी का एक अलग ही हुआ है। तो बहुत सारे लोग एग्जाम में जो है इसलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्म कि कम से कम ये सोचते हैं नहीं हमने फॉर्म भरा यूपीएससी का, हम पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, वो बस केवल संख्या बढ़ाने आते हैं। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का और यूपीएससी परीक्षा हॉल के गेट तक भी नहीं पहुंचते, ठीक है। तो लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी भी करते हैं और इस कस्मा-कस में रहते हैं कि उनको परीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब यहां पर सवाल बनता है कि ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग में होता कि कितनी तैयारी पर परीक्षा देनी चाहिए, ठीक है, कितनी तैयारी पर परीक्षा देनी चाहिए, कितनी तैयारी पर परीक्षा देनी चाहिए, ये एक सवाल बनता है इनके दिमाग में। और ये सवाल क्यों बनता है, इसके लिए भी एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अटेम्प्ट कितने हैं, कितने बार वो परीक्षा दे सकते हैं,
ठीक है, ये सवाल इसीलिए बनता है कि परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं, इसका मतलब उम्र की सीमा कितनी है यूपीएससी में, ये उनके दिमाग में होता है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, क्योंकि यही सवाल है जो उनको परीक्षा देने से रोक रहा होता है। क्योंकि अगर उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिले होते तो ये सवाल होता ही नहीं कि परीक्षा दें या ना दें, लेकिन ये सवाल है इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट निर्धारित हैं, उससे ज्यादा आपको यूपीएससी मौका नहीं देती है। तो ये 3 सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका उत्तर हम नीचे से ऊपर की तरफ समझते हुए चलेंगे, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और उम्र, ये दोनों चीज आप देख लें। तो यहां पर जनरल के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो हैं 6 है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और एससी और एसटी के लिए जो निर्धारित आयु है उसमें वो कोई लिमिट नहीं, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार वो दे सकते हैं संभवतः वो दे ले। ठीक है, मतलब 37 साल तक की उम्र तक उम्र के बारे में भी हम बात करेंगे। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं जो उनको देना है। ठीक है, बाकी अब उम्र की बात कर लेते हैं। तो जनरल की जो उम्र है परीक्षा देने की वो 32 साल है। हालांकि अभी बासवान कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें इस उम्र को घटाने की बात की गई कि इसको घटा करके 26 साल कर दिया जाए। उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए और उसमें कुछ तर्क जो हैं पक्ष में लगते हैं, कुछ विपक्ष में लगते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो जनरल के लिए जो उम्र की सीमा है वो 32 वर्ष है। ओबीसी के लिए ये 35 वर्ष है। 3 वर्ष का इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और तो इसका मतलब यह है कि जनरल को 32 वर्ष तक, और शुरुआत कब से करते हैं, सारे कैंडिडेट एग्जाम देना शुरू कर सकते हैं 21 वर्ष से। तो 21 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक जनरल को 6 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज ओबीसी जो है उसको 21 साल से लेकर के 35 साल के बीच में 9 बार परीक्षा देने का मौका मिलता है। और एससी और एसटी को 37 वर्ष तक जितनी मर्जी उतनी बार वो परीक्षा दे ले, यानी कि 21 वर्ष से शुरू करे और 37 वर्ष तक जितनी बार यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराए वो परीक्षा में बैठ सकता है। तो ये है आपका इस सवाल का जवाब कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना है, उम्र कितना है। अब ये तो आपको जवाब मिल गया, ये जवाब ही आगे तय करेगा कि आप परीक्षा दें या ना दें। तो ये जो डर है कि कितनी तैयारी पर परीक्षा देना चाहिए वो इसी की वजह से है। तो सबसे पहली बात, जो हमारे विद्यार्थी एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। उनको अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको जरूर परीक्षा देनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, जो हमारे स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके पास 9 अटेम्प्ट हैं, तो ये सवाल लगभग उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि 9 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। उनको भी इस परीक्षा में जरूर से जरूर सम्मिलित होना चाहिए। अब बात जनरल कैटेगरी की, जिसके पास सीमित अटेम्प्ट हैं और उम्र की सीमा भी जो है उनके पास कम है, तो उनको परीक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और कितनी तैयारी पर परीक्षा देना चाहिए। देखिए, यूपीएससी जो है उसका खासकर जो प्री का एग्जाम है, जो प्री का एग्जाम है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ वहां पर कैंडिडेट को स्क्रीन करता है कि ये जो कैंडिडेट है ये मेंस लिखने की योग्यता रखता है, यानी कि जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन की चीजें हैं उसकी समझ है, उस कैंडिडेट की समझ है, इसीलिए परीक्षा क्वालिफाइंग होती है। इसका मार्क कभी आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है जिसके आधार पर आपको बाद में नियुक्ति मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये एक क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। ठीक है, तो कितनी तैयारी पर आपको ये टेस्ट देना चाहिए, तो इसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम है जिसकी चर्चा अभी हम अगले सेगमेंट में करेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस जो यूपीएससी का है, जो उसके कोर सब्जेक्ट हैं, उसको एक बार अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो निश्चित तौर पर आपको इस परीक्षा में बैठना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा कोई मतलब कोई ऐसा हुआ नहीं कि ये होगा ही नहीं।
अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो निश्चित तौर पर आपको एक परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, अगर आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है तो ये सवाल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में आपको जरूर सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा दें या ना दें, ये सेगमेंट आपने कंप्लीट कर लिया। यहां पर एक छोटी सी बात मैं उनके लिए भी कर लूं जिन्होंने इस बार फॉर्म ही नहीं डाला, यानी कि फॉर्म आया और उन्होंने डाला ही नहीं, लेकिन अभी उनके दिमाग में यूपीएससी को लेकर के कुछ प्लान है जो है चल रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी भविष्य में करना चाहते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि ये जो 4 महीने का हमारा क्रैश कोर्स है, ये इतना बेनिफिशियल उनके लिए भी होगा क्योंकि वो इस 4 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये होगा कि इस 4 महीने में हम प्री को क्वालिफाई करने के लिए हर रणनीति पर बात करेंगे, हर क्लास में बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब वो अगले साल जाएंगे तो वो दोहरे तरीके से तैयार होकर के जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है उनको भी एक एक क्लास ध्यान से पढ़ना है। वो ये मान के पढ़ें कि 2021 में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें उनको सम्मिलित होना है और ये 4 महीना उनके लिए एक वरदान के तरीके से आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा तो 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना और उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से परीक्षा जो है डिले हो गई। इसमें जो पढ़ने का मौका मिला ये बहुत ही कमाल का है। ये आपके लिए एक वरदान है। आपने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं न्यूटन, उनके बारे में आपने सुना होगा। न्यूटन ने बहुत सारी थ्योरियां दी हैं भौतिक विज्ञान में, जिसको आपने अगर विज्ञान थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो नाम जरूर सुना होगा न्यूटन का। न्यूटन के बारे में बस थोड़ी सी एक बात बता दूं, उसके बाद में मैं अपने पॉइंट पर फिर से आ जाऊंगा। वो इंग्लैंड में रहते थे और उस वक्त जो है इंग्लैंड में बहुत महामारी होती थी, बहुत ज्यादा महामारी होती थी। हर साल 1.5 साल पे महामारी होती थी और बहुत ही भयावह रूप से होती थी। तो लोग अपने घर से नहीं निकलते थे साल साल भर। तो एक ऐसी महामारी आई और उस महामारी की वजह से न्यूटन ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और वो निकल गए अपने गांव में, जहां पर उनका घर था, जहां पर उनका मौलिक घर था, वहां पर वो चले गए और पूरे 1 साल वो वहीं पर थे उस महामारी के दौरान। और उस लोग कहते हैं उनके बारे में, जो लिखी गई किताबें उसमें मिलता है कि उस 1 साल के दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल अपने ऊपर काम किया, अपने व्यक्तित्व पर काम किया, अपनी पढ़ाई लिखाई पर काम किया, अपने रिसर्च पर काम किया। और आंकड़े बताते हैं जो उनकी रिसर्च क्या है कि 90% जो उन्होंने चीजें दी हैं भौतिक विज्ञान में वो उन्होंने 1 साल में पूरा किया था। तो जब आपके पास बाहर जाने के रास्ते बंद होते हैं तब आप अपने अंदर झांक पाते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जब आप बाहर के भौतिक दुनिया से बहुत कम जुड़ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपको खुद को निखारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा समय है। ठीक है, तो ये था जो है उदाहरण जिससे आप समझ सकते हैं ये 4 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जिन्होंने फॉर्म डाला है उनको तो मैंने बता दिया कि उनको पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और जिन्होंने नहीं डाला है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है, वो पूरा सिलेबस इस 4 महीने में समझ जाएंगे। चलिए अब हम अगले सेगमेंट पर बात करते हैं कि जो परीक्षा की प्रकृति कैसी है, परीक्षा की प्रकृति कैसी है, यूपीएससी किस प्रकार की परीक्षा लेती है। खासकर हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। और सर ये यूपीपीसीएस का भी आप एक बार थोड़ा बता दो, इनिशिएट कर दो कि 11 अक्टूबर को इसके एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो यूपीपीसीएस की परीक्षा थी जून में थी, उसको भी पोस्टपोन किया गया था कोरोना की वजह से। वो 11 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, 4 अक्टूबर को आपको आईएएस की परीक्षा होगी और 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी। जिन्होंने पिछले वर्ष यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया है और नहीं सफल हुए या सफल हुए हैं, फिर से देना चाहते हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो अभी नहीं जानते उसके बारे में, मैं उनको भी बता दूं कि ये परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी और यूपीपीसीएस ने अपने पूरे सिलेबस को हूबहू यूपीएससी के तरीके से बना लिया है। यानी कि जितनी बातें यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में लिखी हैं उतनी ही बातें यूपीपीसीएस ने भी अपने पाठ्यक्रम में लिख ली हैं। तो जो 4 अक्टूबर तक आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये फायदा आपको 11 अक्टूबर को भी करेगा।
यानी कि ये 4 महीना आपको दोहरा फायदा देने वाला है। एक तो आप आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार होंगे अच्छे से और 4 अक्टूबर को उसकी परीक्षा देंगे, और फिर अगले जो है 11 अक्टूबर को होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी आपको वो फायदा करने वाला है। तो ये एक तीर से 2 निशाने एक साथ लगेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, और यूपी पीसीएस किस प्रकार के सवाल पूछता है उसको भी ध्यान में रख करके मैं जो है आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा।